ओके, तो एज अ सीएस स्टूडेंट लॉ की बातें तो बहुत सारी कर ली है ना, लीगल दिल से पता है इतने लीगल तो हम लोग हैं भी नहीं, है ना। वो तो ऐसे ही पता चल जाता है, स्कूटी में 3 चढ़ जाते हैं, हेलमेट से बाल खराब हो जाते हैं, है ना। बिना लाइसेंस, लाइसेंस कौन लेता है स्कूटी के लिए, है ना। हाँ क्या हुआ, हाँ वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन स्कूटी तुम कब से चला रहे हो, ले लेंगे, जल्दी क्या है, स्कूटी चला ले आराम से 8 10 15 साल। एग्जैक्टली और क्या, और स्पेशली इस चीज में चलो लड़के तो फिर भी ले लेते हैं, लड़कियां जो स्कूटी चलाती है बहुत कम ऐसा होता है कि दे आर हैविंग लाइसेंस एंड एवरीथिंग, है ना। स्कूटी और लाइसेंस, ये क्या बात हुई। एनीवेज, तो लीगल तो हम लोग बहुत हो जाते हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा इलीगल होते हैं, है ना। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। आज हम लोग कुछ 2 नंबर का काम सीखने वाले हैं, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो जरा इस शब्द पे चर्चा करें। अच्छा, जो बच्चों का ध्यान नहीं भी लग रहा था है, अच्छा क्या आज बढ़िया चीज बता रही है, ये वाला लेक्चर तो अपना 2 3 बार घर में भी और देखेंगे, सबको दिखाएंगे, देखो ये सिखाया जाता है हमारे यहाँ। हाँ, लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है, कपड़े धोना, ठीक है। मनी लॉन्ड्री, पैसे धोना, वॉशिंग मशीन में डालो, निकालो और सुखा दो, है ना। तो बेसिकली हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग में बात करने वाले हैं 2 नंबर के पैसे की, 1 नंबर के पैसे की। दो चीजें होती है हमारे देश में, 1 नंबर की कमाई और 2 नंबर की कमाई। फिलहाल आपका पाला दोनों से नहीं पड़ा है ना। 1 नंबर की भी कुछ नहीं है, 2 नंबर की भी कुछ नहीं है। 1 नंबर की बहुत ही जल्द हो जाएगी और 2 नंबर कमाने की आपकी इच्छा है ना। 1 नंबर की तो हो ही जाएगी, 2 नंबर का बताओ मैम कैसे करना है ना। सो 2 नंबर की कमाई कहें या ब्लैक मनी, हम लोग लीगल भाषा में इसको क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। ओके, ब्लैक मनी को जब हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज दिस ब्लैक मनी। ब्लैक मनी वो मनी होता है जिसपे हमने टैक्स नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि वो इलीगल मनी हो, जरूरी नहीं है कि क्राइम करके ही कमाया हो, ठीक है। हमने नॉर्मल काम किया, ठीक है, हमने नॉर्मल बिजनेस किया, बिजनेस से जो मेरे पास पैसा आया हमने उसमें से कुछ रिसिप्ट छिपा ली। ओके, हम बिजनेस करते हैं, हम समोसे बेचते हैं, ठीक है, ये है मेरा काम। सुबह आपको पढ़ाते हैं, शाम को मतलब गर्मा गर्म एकदम, है ना। तो हम क्या करते हैं, समोसे बेच के जो भी इनकम आती है उसमें से थोड़ा दिखाते हैं सरकार को और थोड़ा नहीं दिखाते। जो हम नहीं दिखा रहे हैं यानी उस पे हमने टैक्स पे नहीं किया, ऐसी इनकम को क्या कह दिया जाता है, ऐसे मनी को क्या कह दिया जाता है, ब्लैक मनी। ओके, व्हाइट मनी जो होता है वो सरकार की नजर में होता है। ब्लैक मनी जब सरकार को पता ही नहीं है तो उनकी नजर में कैसे होगा, इसीलिए ब्लैक मनी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंक के रेट्स को बढ़ाती घटाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि हम बैंक रेट हाई कर देते हैं। अब बैंक रेट हाई करने का मतलब ये हो गया कि जो लोन्स हैं वो महंगे हो गए। लोन्स अगर लेने महंगे हो गए, इसका मतलब हम लोग लोन्स जो है वो नहीं लेंगे। अगर हम लोग लोन्स नहीं लेंगे तो हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा, हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा, हम लोग चीजें नहीं खरीदेंगे। जब हम लोग चीजें नहीं खरीदेंगे तो डिमांड कम होगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो टेक्निकली अगर सरकार ने बैंक रेट बढ़ाया है तो इन्फ्लेशन कम हो जाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इन्फ्लेशन तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों, क्योंकि भले ही उन्होंने बैंक रेट बढ़ाया, हम लोन नहीं ले पा रहे हैं, लोन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा है, वो जो हमारे तकिए में रखा हुआ है, कौन सा पैसा, ब्लैक मनी। तो उनके रेट बढ़ाने या घटाने से जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हो ही नहीं पाया। और हमारे देश में जितना 1 नंबर का नहीं, उससे ज्यादा 2 नंबर का पैसा है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा पैसा होता है ब्लैक मनी जो अनअकाउंटेड मनी है। अब ब्लैक मनी हमने ले लिया और अपने घर पे रख दिया, लेकिन अगला सवाल ये आता है कि हम उसको यूज कैसे करें, ठीक है। छोटा बहुत अमाउंट जो है, थोड़ा बहुत अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका छोटा बहुत बिजनेस था, आपने ब्लैक मनी अर्न किया और आपने क्या किया, उससे कैश में खर्चे करने लग गए। अगर आप में से कोई बिजनेस फैमिली में हो तो आपने देखा होगा बिजनेस फैमिली वाले अक्सर जो खर्चा करते हैं कैश में करते हैं। दे अवॉइड ऑनलाइन पेमेंट्स, दे अवॉइड यूजिंग कार्ड्स एंड ऑल। जो सैलरी वाले हैं वो ज्यादातर कार्ड से करेंगे, वो कहेंगे भैया ऑनलाइन ले लो ज्यादा सही है,
ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन ज्यादातर कैश से करता है। क्यों? हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे, पता चले आप अपने घर में जाके बोले, है ना, जैसे ही पिताजी ने कहा कि कैश में कर दो, आप कहेंगे हम समझ गए ये आपका ब्लैक मनी है। ऐसा ना करें क्योंकि वापस घर ही जाना है ना। बट एक्चुअली दैट्स द ट्रूथ कि आप वो कैश में खर्चा करते हैं, कैश का ना ओरिजिन नहीं पता चल सकता, कहां से आया कहां से गया, यू डोंट नो। बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका ओरिजिन पता चल जाता है। तो ये होता है, हमने ब्लैक मनी अर्न किया, लेकिन इस ब्लैक मनी को यूज भी करना पड़ता। अब ये तो बात हो गई हमारे जैसे छोटे व्यापारियों की, बट बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ह्यूज अमाउंट में ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, 1 करोड़ 100 करोड़, 1 करोड़ 100 करोड़ जैसा अमाउंट आप ऐसे ही खर्चा नहीं कर सकते कैश में। ठीक है, तो आपको उसे ठिकाने लगाना होता है। ठिकाने लगाने का मतलब आपको यूज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसा सोर्स लगा के यूज करना है, घुमा के पैसा लाना है कि हम यूज भी कर ले, ठीक है, और वो सरकार की नजरों में भी ना आए। इसके लिए हम एक पूरा प्रोसेस करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस, देखो हुआ क्या, ब्लैक मनी था, हम उसको इस तरह से घुमा के लाए कि वो व्हाइट मनी बन जाए। ठीक है, व्हाइट मनी जब बन गया तो फिर ऑब्वियसली हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास ब्लैक मनी का कैश पड़ा है, आपने कहा कि भैया मेरे पास इतना कैश पड़ा है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, एक काम करते हैं हम इससे फ्लैट खरीद लेते हैं। जैसे ही आप फ्लैट खरीदोगे, सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा पैसा कहां से आया। वैसे तो आपको पता है इतने बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें कैश में डीलिंग अलाउड नहीं होती, वो कहते हैं बस इतना % कैश हो सकता है। तो आपने कहा भैया मेरे पास 1 करोड़ कैश, हमने 1 करोड़ से फ्लैट खरीद लिया। जैसे ही आप फ्लैट खरीदोगे वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि फंड कहां से आए। अब या तो तुम्हारे पास कोई 1 नंबर की कमाई हो जो तुम दिखा सको, और अगर नहीं है तो साफ साफ साबित हो जाएगा कि वो ब्लैक मनी से आपने लिया है। ब्लैक मनी से लिया है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए। तो आप कहते नहीं मैम हम होशियार हैं, हम अपने नाम पे थोड़ा ना लेंगे फ्लैट। जैसे ही आपने दूसरे के नाम पे लिया, आप बेनामी में फंस गए। समझ में आया? इनका चक्रव्यूह बड़ा भयानक है, किसी ना किसी में फंसा के ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग भी अकलमंद हैं, हम लोगों ने कहा ऐसे कैसे फंस जाएंगे, हम लोग इस ब्लैक मनी से डायरेक्टली फ्लैट खरीदेंगे ही नहीं, हम इस पैसे को जरा घुमा के लाएंगे। ठीक है, सबसे शॉर्ट तरीका, अभी हम इसके और स्टेजेस भी आपको बताएंगे, सबसे शॉर्ट तरीका समझो। हमने क्या किया, ये जो मेरा ब्लैक मनी था, मेरे पास 1 करोड़ रुपया था। ठीक है, इस 1 करोड़ रुपए को सबसे पहले हमने अलग अलग लोगों के अकाउंट में छोटा छोटा अमाउंट जमा करवा दिया। ठीक है, 15-20 लोग थे, उनके हमने फर्जी अकाउंट खुलवा लिए, मेरे एम्प्लॉइज थे या जो गरीब लोग होते जो ज्यादा बैंक के ट्रांजैक्शंस नहीं करते, तो हमने उन सब 15-20 लोगों के अकाउंट खुलवा रखे। उनके अकाउंट में हमने थोड़ा थोड़ा पैसा डलवा दिया, लेट से 5 लाख 3 लाख। वैसे आपको नॉर्मली बता दें 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है ना बैंक के थ्रू, तो बैंक नजर रखता है। 10 लाख से कम का ट्रांजैक्शन होता है तो नॉर्मली बैंक को लगता है कि जेन्युइन होगा। ओके, तो हमने छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक कर दिया अपने 1 करोड़ को, और बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में हमने ये पैसा जमा करा दिया। ठीक, फिर उनके बैंक अकाउंट से हमने ये पैसा इंडिया के बाहर किसी बैंक में ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जैसे ही इंडिया के बाहर के बैंक में पैसा गया, पहली चीज तो ये पैसा आ कहां से रहा है, इसका सोर्स अब हुए हैं वो बैंक अकाउंट। ब्लैक मनी का सोर्स छिप गया। आप समझने की कोशिश करें हुआ क्या। जैसे ही हमने अपने 1 करोड़ को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड किया, इसको ऐसे समझो, मेरे पास 1 करोड़ का ब्लैक मनी था। ठीक है, इस 1 करोड़ के ब्लैक मनी को हमने छोटे छोटे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। ये कौन लोग थे, ये मेरे डमी लोग थे। डमी लोग मतलब हम ही ने इनके अकाउंट खुलवाए थे, इनको कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है, हमने इनसे कहा हम तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा जमा करेंगे, फिर तुम्हारे अकाउंट से हम ट्रांसफर कर देंगे, और इस चीज के लिए हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे। ये बड़े खुश, क्योंकि इनके हिसाब से सोच के देखो, इनको कुछ नहीं करना था और इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया। आप समझ रहे हो, इनको कुछ नहीं करना था, हम तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे और फिर अगले दिन हम तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे। तो लेट से हम तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख डालेंगे, अगले दिन हम 4 लाख ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हें 1 लाख मिल जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी। हमसे क्या मतलब, उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ठीक है, ऐसे करके इसने 15-20 लोग इकट्ठा करे, सबके अकाउंट में पैसे डलवा दिए, और फिर अगले दिन इनके बैंक अकाउंट से वो पैसा इंडिया के बाहर इन्होंने ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया के बाहर जब ये पैसा चला गया आउटसाइड इंडिया, तो पहली चीज तो इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, फाइन। दूसरी चीज,
अगर हम इस कंट्री से पूछना भी चाहें तो इस कंट्री के बैंक को पता होगा कि इस बैंक अकाउंट से आया है पैसा। ये सोर्स तो छिप गया ना, क्योंकि इस बंदे ने तो कैश जमा किया था। कैश आपके अकाउंट में कौन जमा कर रहा है ये कहां से पता चल रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी अगर ये मैक्सिमम पता करना चाहें कि मेरे पास ये पैसा कहां से आया, तो ये कहेंगे भैया ये किस नाम का बंदा है, उसके बैंक अकाउंट से आया। बट इलीगल सोर्स छिप गया। ठीक, अब ये पैसा इस आउटसाइड इंडिया के बैंक के अकाउंट में पड़ा है। आपने सुना होगा हमारे देश का बहुत सारा काला धन स्विस बैंक में पड़ा है। सुना है? स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड का बैंक, ऐसे ही। ठीक है, इस तरह से स्विस बैंक में पड़ा है। अब हम यूज कैसे करें? स्विस बैंक में रखना थोड़ी ऑब्जेक्टिव था। हमने काला धन तो इसीलिए कमाया था ना कि हम खरीदारी कर सके। ठीक है, अब समझो आगे की कहानी। जब हमने इसको बाहर प्लेस कर दिया, ठीक है, सबसे पहले हमने इनको क्या किया, हमने ब्रेक करके छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड किया और फिर हमने इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हमने क्या किया, हमने इंडिया में बनाई अपनी कुछ शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या होती है पता है आपको? शेल कंपनी मतलब धोखाधड़ी की कंपनी। कुछ नहीं है कंपनी, हमने सिर्फ ऑन पेपर दिखा दिया कि मेरी एक कंपनी है। ठीक है, कुछ नहीं है कंपनी अपनी, कोई बिजनेस नहीं होता, कोई काम नहीं होता, ये एक कंपनी है। और हमने ये दिखा दिया कि इस बैंक में जो पैसा पड़ा है, जिस भी पर्सन के अकाउंट में ये पैसा पड़ा है, उस पर्सन ने इस शेल कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है एफडीआई के फॉर्म में। ठीक है, कहानी समझते जाना। ठीक है, एफडीआई के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करी है, या वेरी सिंपल इसने इनको लोन दिया है। अब हमको बताओ एफडीआई लेने पे या लोन लेने पे क्या टैक्स है? नहीं है। हुआ क्या, इस शेल कंपनी की बुक्स में ये पैसा या तो कैपिटल के फॉर्म में दिख रहा है या तो डेट के फॉर्म में, जो कि एक नंबर में कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट। अब हमने यही मेरी कंपनी जो हमने सिर्फ कागजों में बनाई थी, उसके बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आराम से हमने खर्चा किया। थोड़े टाइम बाद हमने दिखाया ये मेरी शेल कंपनी लॉसेस में जा रही थी, इसलिए ये बंद हो गई, सारा एफडीआई खत्म। नो नीड टू रिटर्न, लोन को रिटर्न करने की जरूरत नहीं। हम भाई बेड डेट हो गया ना, खत्म हो गया पैसा। मेरी ये शेल कंपनी लॉसेस में थी, ये शेल कंपनी बंद हो गई, सारा पैसा डूब गया। वो डूबा थोड़ी था। अब हमने जो शेल कंपनी में एफडीआई आया था, उस पैसे को निकाला, उस पैसे से हमने एसेट खरीद लिया, हमने ज्वेलरी खरीद ली, हमने एरोप्लेन खरीद लिया, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब तुमने प्रॉपर्टी खरीदी जो, ये एक नंबर हो गया ना, क्योंकि ये पैसा कहां से आया? ये पैसा तो एफडीआई का है। ठीक है, और अल्टीमेटली ना कोई एफडीआई थी ना कोई शेल कंपनी थी। अल्टीमेटली देखो यही 1 करोड़ यहां से शुरू हुआ और वो यही 1 करोड़ वापस आ गया घूम फिर के। ये आपने क्या कर डाला? मनी लॉन्ड्रिंग। ये ब्लैक मनी यहां से जनरेट हुआ था और यहां जब इस कंपनी के खाते में आ गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट मनी। दिस इज व्हाट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये जो हमने अपने पैसे को छोटे छोटे अकाउंट्स में डाला, ये होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब हमने ठिकाने लगाया। ठीक है, फिर हमने इस पैसे को जब अलग करके दूसरे सोर्स अलग कर दिया, तो हमने इसकी करी लेयरिंग, और उसके बाद जब हम इसको वापस लेकर आ गए तो ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन, यानी वापस ले आए। इन 3 स्टेजेस से बनती है मनी लॉन्ड्रिंग: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। आ गया समझ में? ठीक है, अब ये जो प्लेसमेंट होता है ना, इसके बड़े तरीके हो गए आजकल। जैसे एक तो हमने आपको बताया कि आपने 15-20 लोगों के अकाउंट खुलवा लिए, उनके अकाउंट में पैसा डलवा लिया। आज हम आप ही से कहें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका एक बैंक अकाउंट है, हमने आपसे कहा कि बेटा तुम यहाँ रोज आते हो, भरोसा तो तुम्हें मेरे ऊपर है ही, मेरा एक छोटा सा ट्रांजैक्शन फंसा हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इमेजिन करो हमने आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, ठीक, मेरे बैंक अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम तुम्हारे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे और फिर हम तुम्हें एक अकाउंट बताएंगे, तुम उसमें ट्रांसफर कर देना बस। ठीक है, और क्योंकि तुम मेरे लिए, वैसे तो आप मेरे लिए फ्री में भी कर देंगे कि हाँ हाँ मैम कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिए, हम अगले दिन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमने ये बोला मेरे पास कैश है, मेरे बैंक के थ्रू जा नहीं पा रहा है, हमें किसी को ट्रांसफर करना है, तो बेटा तुम्हारा बैंक अकाउंट है? आपको कि हाँ हाँ मैम मेरा बैंक अकाउंट है, बिल्कुल आपके लिए तो हम अपना बैंक अकाउंट दे देंगे। हमने कहा बस हम उसमें कैश जमा करेंगे और हम तुम्हें जो अकाउंट नंबर देंगे तुम उसमें ट्रांसफर कर देना। ठीक है, और बेटा तुम्हारी इस चीज के लिए ना हम तुमको 20,000 रुपए देंगे। इससे ज्यादा आपके लिए कोई खुशी की बात हो सकती है? व्हेन यू आर नॉट नोइंग एक्चुअली व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब समझते जाना कहानी को। आपने कहा हाँ हाँ मैम बिल्कुल, अरे आप पैसे नहीं भी देंगी तो चलेगा। हमने कहा कैसे नहीं, हम तुम्हें 20,000 रुपए देंगे। हमने तुम्हें 20,000 रुपए दे दिए। ठीक,
अब समझो कहानी क्या हुई, आपने फंड ट्रांसफर कराया, जो डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट जो होता है, हमको ये बताओ वो किसको पकड़ेगा? आपको, क्योंकि बैंक अकाउंट से पकड़ होती है। बैंक अकाउंट किसका यूज हुआ है? आपका। और आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर कर दिया जाएगा, जेल में। आई बात समझ में? ये बताना आपके लिए इसलिए जरूरी था कि आपके साथ ऐसा ना हो, ना आपके साथ ना फैमिली मेंबर्स। एंड बिलीव मी, ये जो डिपार्टमेंट है ना, क्राइम डिपार्टमेंट, ये इतना स्ट्रिक्ट होता है कि अगर आप एक बार फंस गए तो भले ही आपने मनी लॉन्ड्रिंग ना करी हो, वो निकलवा लेंगे। आप लास्ट में कहोगे भैया कर लिया मैंने, माफ कर दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार इनके चंगुल में आप फंस गए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। भाई सिंपल सी बात है ना, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, आपने अगले दिन ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब यू आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो लगेगा, उसके अलावा पता है कौन सा लगेगा? टेररिस्ट फाइनेंसिंग का आपके ऊपर एक्ट लग जाएगा कि ये पैसा आपने टेररिस्ट को भिजवाया है, क्योंकि वो दूसरा अकाउंट जो हमने आपको दिया था वो टेररिस्ट एसोसिएशन का था। बच नहीं सकते फिर। अब आप कहेंगे हमारा तो अटेम्प्ट था जून में, हम तो पढ़ने आए थे, हमारी तो ऐसी जेड की क्लास चल रही थी, शक्ल से तो बड़ी भोली लगती थी, मासूम लगती थी शक्ल से। अगले दिन आप आए यहाँ कोचिंग, नहीं हम नहीं, ठीक है, शक्ल से तो मासूम लगती थी, पढ़ाती भी अच्छा ही थी। एक दिन आके कहती हैं कि हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, आपको लगता है पुलिस वाला सुनेगा आपकी बात? कुछ नहीं सुनेगा। हम ही डिनाई कर दें, व्हाट प्रूफ डू यू हैव? अगर हमने आपके बैंक अकाउंट में कैश जमा किया है, आपको पता है कैश जमा करने पे जो कैश स्लिप होती है उसमें सिर्फ लिखा जाता है डिपॉजिटेड बाय, हमने लिख दिया प्रिया। प्रिया नाम का कोई है ही नहीं दुनिया में। व्हाट इज द प्रूफ कि हमने कुछ जमा ही नहीं किया? कौन सा बैंक अकाउंट? बेटा तुम्हारा बैंक अकाउंट भी है, अब तुम जितनी गाली दे दो मनी मन, बट लॉ गोज ऑन प्रूफ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आजकल बहुत चल रहा है इस तरीके का फ्रॉड, ठीक है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में गलती से कोई ऐसा अमाउंट आ जाए, जनरली ये ट्रांजैक्शंस ह्यूज अमाउंट के होते हैं, ठीक है, तो कई बार ना इमोशनल भी किया जाता है। जैसे आपके अकाउंट में अचानक से पैसा आ गया, अब आपको कॉल आ गया, ठीक है, कि अरे बेटा हम सच एंड सच पर्सन बोल रहे हैं, वो गलती से ना एक डिजिट हम मतलब हम अंकल बोल रहे हैं, गलती से एक डिजिट इधर उधर हो गई तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला गया है, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब दिलदारी निभाने में कम थोड़ी हो। अरे कोई नहीं अंकल, अंकल बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप हमें अकाउंट नंबर दीजिए, हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। और ये करते वक्त आप अपने दिमाग में पता है क्या सोच रहे हो? हमने पुण्य कमा लिया, बेचारे किसी की मदद कर दी। मदद का जमाना है नहीं बेटा, ठीक है। जैसे ही ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो, अगर वो पर्सन आपका नोन ना हो, इवन ऑब्वियसली किसी का मत करो, नॉट इवन रिलेटिव्स, यू नेवर नो कौन कहाँ पे एंगेज्ड है, क्या है, हो सकता है उस रिलेटिव का ही कोई फायदा उठा रहा हो, ठीक है। तो नेवर डू दिस थिंग। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करेंगे, फिर अगले दिन हम तुम्हें एक अकाउंट नंबर देंगे तो उसमें ट्रांसफर कर लेना, तुरंत बोलना हम पढ़ के आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर, हमारी मैम ने पढ़ाया है, हमको पता है मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। तो बिलीव मी, जिसका अकाउंट होता है ना वही पकड़ा जाता है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चले क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, हाँ, क्राउड फंडिंग में क्या होता है, जैसे हाँ एक इंडिविजुअल है, वो कह रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई फैमिली मेंबर बीमार है, नाउ आई वांट टू कलेक्ट डोनेशन, है ना, ये बहुत चलता है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप स्टेटस भी कई लोग लगा लेते हैं कि भाई हमको इस चीज का ऑपरेशन कराना है, काइंडली डोनेट सम अमाउंट, तो दे गिव यू एन अकाउंट नंबर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह रहे हैं कि हमें ना कलेक्ट करना है फंड्स, हमें अपने बच्चे को लेट से फॉरेन भेजना है, उसके एजुकेशन के लिए हमको पैसा चाहिए, तो आई एम कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम पीपल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो अच्छी इंटेंशन रखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया क्राउड फंडिंग में, मतलब अब समझना, हमने क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसा था तो किसी पर्सन ने हमसे कहा कि ठीक है हम तुमको पैसा डोनेट करने को तैयार है, हम तुम्हें पैसा डोनेट कर देंगे, तो हम तुम्हें 15,000 रुपए डोनेट करेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंट में आ जाता है 15 लाख, समझना, ठीक है। हमें 15,000 मिलने थे, उसने कहा कि बेटा तुम्हारा कॉज बहुत अच्छा है, हम तुम्हें 15,000 रुपए डोनेट करेंगे। उसने 15,000 की जगह हमको भेज दिए 15 लाख रुपए, और फिर हमें कॉल किया कि वो गलती से 15 लाख पहुंच गया है, तुम एक काम करो, अपने 15,000 काट के बैलेंस अमाउंट इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दो। इट वुड सीम जेन्युइन टू मी, हमें जेन्युइन लगेगा, ठीक है। हमने क्या किया, 15,000 रुपए काट के बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अगले दिन आ जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग की पुलिस, क्योंकि समझ में पता है क्या आ रहा है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 15,000 का कमीशन लिया, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? दिस इज हाउ द फ्रॉड्स आर गोइंग। सो नेवर एवर अपने अकाउंट में ऐसा कोई पैसा मंगवाएं
और ना भलाई का जमाना नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप हमको दे दें पैसे, ऐसी भी क्या बात है, ठीक है। बट दिस इज व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मींस मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो मेरी इस पूरी चीज से, कमिंग बैक टू द चैप्टर, हमें पता है आप अलग दुनिया में पहुंच गए हैं, ओके। तो आज घर जाके भी सब यही ज्ञान बटेगा आज, है ना, करना नहीं, देना नहीं, ओके। सो कमिंग बैक टू द थिंग, हम लोग सीखे जरूर है मनी लॉन्ड्रिंग करना, लेकिन हमारा काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, इसी की तरह एक होता है हवाला ट्रांजैक्शन, पिक्चरों में सुना होगा आपने, नहीं सुना, फिर क्यों समझाएं। अब कोई अच्छी चीज थोड़ी ना समझा रहे कि फ्रॉड पे फ्रॉड समझाते चले जाओ, हवाला ऐसे होता है, पता चला हम ही से कह दिया जाए ये सब पढ़ाया जा रहा है, हवाला ये होता है। सो बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको रोकने के लिए ऐसे ट्रांजैक्शंस, ये ना एक मोड है सिर्फ, इसके बड़े तरीके होते हैं, बड़े तरीके, स्मगलिंग के थ्रू पैसा पहुंचा दिया, बाहर पहुंचाना है आपको, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ऑफशोर मोड है। जैसे ही इंडिया की जुरिस्डिक्शन से बाहर गया, अब बहुत सारे देश क्या होते हैं ना, टैक्स हेवन के नाम से जानते हैं, वो देश ये कहते हैं, एग्जैक्टली वो देश ये कहते हैं कि हमको पैसों की बहुत जरूरत है। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक बात समझना, मान लो ये जो कंट्री है, ये कंट्री और इंडिया के बीच में अच्छे रिलेशन है, तो जैसे ही वो पैसा इस कंट्री में आता है, ये कंट्री तुरंत इंडिया की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है कि भैया तुम्हारे यहाँ के अलग अलग बैंक अकाउंट से इतना पैसा आया है। अब एक बात बताओ, जैसे ही इंडिया की गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई, ये नहीं हो पाया ना, रुक गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं पाई, बल्कि देखा जाए उसको पैसा फंस गया, वहीं के वहीं सीज हो गया। लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन दिस कंट्री इज हैविंग रिलेशन, या दिस कंट्री इज हैविंग सच टैक्स लॉज, ठीक है। बहुत, अब ज्यादातर देश तो ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है भैया, हमारे यहाँ के देश का पैसा तुम्हारे यहाँ जाएगा, तुम्हारे यहाँ का हमारे यहाँ जाएगा, तो चलो हम लोग अग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ का जो पैसा ऐसा हमारे यहाँ आएगा, हम सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, तुम पता करवाओ वो उनकी जेन्युइन इनकम है कि नहीं, अगर जेन्युइन इनकम है ठीक है, नहीं है तो हम वही ब्लॉक कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, ठीक है। कई देश ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होते हैं फंड्स, वो ये कहते हैं हमारे यहाँ पैसा आए, कहां से आए हमको मतलब नहीं है, जिसमें वन ऑफ द कंट्रीज इज स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक। आपने सुना होगा, वो कौन, बाबा रामदेव है ना, वो अक्सर उनके मुंह से निकलता है काला धन जो है स्विस बैंक में जमा है, हाँ उन्होंने ज्यादातर इसी चीज पे उन्होंने बोला हुआ है, एंड दैट्स ट्रू, ठीक है। हमारे देश का ज्यादातर काला धन स्विस बैंक में, क्योंकि इनिशियली क्या था, स्विस बैंक ने जो स्विट्जरलैंड थी उसको चाहिए थी फंड्स अपने देश को डेवलप करने के लिए, तो उसने कह दिया टैक्स हेवन है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चाहे प्रधानमंत्री को तुम क्यों ना ले आओ, हम नहीं बताएंगे कि किसका पैसा है, हम सिर्फ उस बंदे को बताएंगे जिसका पैसा है। ये बेनिफिट उन्होंने दिया उन लोगों को जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, टैक्स हेवन समझ गए, स्वर्ग बन गया टैक्स चोरी करने वालों का, ठीक है। तो लोगों ने अच्छा, ऐसे मॉरिशस भी है, मॉरिशस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री, हाँ ठीक है, कीमन आइलैंड इज अ कंट्री, वहां पर भी ऐसा होता है। ये देश ऐसे छोटे देश है, इनको चाहिए पैसा, ये कह रहे हैं चलो ठीक है तुम हमारे यहाँ पैसा लाओ, हम किसी को नहीं बताएंगे, ओके। अब लोगों ने अपना पैसा कहाँ जमा करना शुरू कर दिया, स्विस बैंक में, ठीक है। स्विस बैंक वाले किसी को बता नहीं रहे थे, हम नहीं बताएंगे किसका पैसा है, अल्टीमेटली मनी लॉन्ड्रिंग होती जा रही थी। फिर क्या हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज का पैसा स्विस बैंक में जाने लगा, तो उन्होंने प्रेशर डाला स्विट्जरलैंड के ऊपर, उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ना वो कर देते ना, ब्लैक लिस्ट और वगैरह कर देते, वो कर देंगे। तो स्विस बैंक के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा, और आज से कई साल पहले की बात है, स्विट्जरलैंड ने अग्री कर दिया था ठीक है हम बता देंगे। और आपको पता है जब ये न्यूज आई कि स्विट्जरलैंड इज नाउ गिविंग द लिस्ट, सोचो स्विट्जरलैंड लिस्ट देने जा रही है किसका किसका पैसा आया है, इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि पता चल जाएगा पैसा कहां से आया। सो अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है अगर सारी कंट्रीज जो है वो मिलकर अग्रीमेंट कर ले। आप खुद सोच के देखो, अगर सारी कंट्री ये अग्रीमेंट कर ले कि हमारे यहाँ बाहर का कोई भी पैसा आएगा हम फटाफट से बता देंगे, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती। जैसे हमारा देश है, हमारा देश वैसे भी बहुत ज्यादा पाक पवित्र है, तो बाहर वालों का अगर यहाँ वैसे तो कोई देगा नहीं, और अगर बाहर वालों का यहाँ आया लॉन्ड्रिंग के लिए तो मोदी जी सबसे पहले अनाउंस करवा देंगे कि देखो ये पैसा वहां से आया है। तो हमारी कंट्री तो बड़ी कंप्लायंट है, लेकिन कुछ कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जो कंप्लायंट नहीं है, जिससे मनी लॉन्डरर्स को बेनिफिट मिल जाता है कि हम अपना पैसा वहां भेज सकते हैं। दिस इज द फुल सिस्टम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो करेंगे कि रोकेंगे? हाँ बड़ा रोकेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, पक्का?
कुछ भी करिएगा, मतलब रोकिएगा या ना रोकिएगा, उसका शिकार मत बनिएगा बस, ठीक है। नेवर डू एनी सच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कुछ भी ऐसा अमाउंट आपके अकाउंट में आए, इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो पुलिस को कि भैया देखो हमारे अकाउंट में आया है, एंड नेवर रीट्रांसफर इट। कोई कितने भी हाथ जोड़े पैर जोड़े कुछ नहीं, कोई पाप नहीं, यहाँ से पुण्य नहीं जुड़ता। पुण्य पता है कैसे जुड़ता है? सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, मेरे टेस्ट दो, मेरी क्लास में ऑफलाइन आओ, ये सब पुण्य जुड़ते हैं, है ना। चलो, सो आई होप चैप्टर इज क्लियर, है ना। सब यही सब है इसके अंदर, अब तो बस पढ़ना बाकी है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ेंगे, इसको पीएमएलए कहते हैं हम लोग। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। एक एक लाइन समझना, बड़े आराम से समझ में आएगी। इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। क्रिमिनल प्रोसीड समझे? क्राइम करके या गलत काम करके हमने पैसा कमाया और उसकी हमने प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग इसलिए करी टू डिस्गाइज इट्स इलीगल ओरिजिन। डिस्गाइज मतलब छिपाना, उसके इलीगल ओरिजिन को हमने छिपाया। आप देखो हम लोग ने जो पूरा केस डिस्कस किया उसमें यही तो हुआ। जैसे ही उस पर्सन ने अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, उसका सोर्स जो था वो छिप गया। अब ये नहीं पता चलेगा कि वो आया कहां से पैसा। ओके, टेररिज्म, इलीगल आर्म्स सेल्स, फाइनेंशियल क्राइम, स्मगलिंग and activities of organized crime including drug trafficking, prostitution ring, भयानक नाम लग रहे हैं, यही सब होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। जेनरेट ह्यूज सम, आप ये सब काम करते हैं, इससे ह्यूज अमाउंट कलेक्ट होता है। ये जो ह्यूज अमाउंट कलेक्ट होता है, अब इस ह्यूज अमाउंट में ऑब्वियसली आप टैक्स तो देंगे नहीं। अब अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा यहाँ पढ़ने आते, हमने आपको किडनैप कर लिया, ठीक है, फिर हमने आपके घर वालों से पैसा मांगा, हमने कहा भैया आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, हमको 10 लाख रुपए दे दो, तो वो क्या कहेंगे? रख लो, नहीं चाहिए बच्चा हमें वापस, है ना, बहुत आफत करता है ना। मान लो उन्होंने दे दिए, ठीक है। एक बात बताओ, तो ये जो 10 लाख रुपए हमने कमाए, आपको लगता है हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा देंगे? कि वैसे तो हमारी टीचिंग इनकम है, कभी कभी किडनैप भी कर लेते हैं, तो दैट इज माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? ऑब्वियसली नॉट। तो ये हमने क्राइम किया, क्राइम करके हमने प्रोसीड्स कमाए, उस प्रोसीड्स की हमने प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग मतलब समझते हो, ठिकाने लगाना, जो हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। ओके, एम्बेजलमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड, इन सबसे भी ह्यूज अमाउंट जो है वो क्रिएट होता है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्टिविटी जनरेट सब्सटेंशियल प्रॉफिट, द इंडिविजुअल और ग्रुप, देखना जरा क्या लिखा है, जो इंडिविजुअल या ग्रुप है जिसने पैसा कलेक्ट किया है, रूट द फंड्स टू सेफ हेवन। बताओ ये क्या है? रूट द फंड्स टू सेफ हेवन मतलब किसी तरह वो पैसा उस जगह पहुंचा रहे हैं जहां उनका पैसा सेफ है, ठीक है। डिस्गाइजिंग इट्स सोर्स, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सोर्स छिपाया, वो ब्लैक मनी आया कहां से। चेंजिंग द फॉर्म, फॉर्म भी चेंज किया, वो था मेरे पास 1 करोड़, लेकिन हमने उसको छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मूविंग द फंड्स टू अ प्लेस वेयर दे आर लेस लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन, हमने उनको ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी की नजर नहीं जाएगी। हमने उनको स्विस बैंक में जमा करा दिया, चाहकर भी इंडिया वाले वहां नजर नहीं डाल सकते, वो दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये हमने क्या करने की कोशिश करी? मनी लॉन्ड्रिंग। मोस्ट फंडामेंटली मनी लॉन्ड्रिंग इज इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड टू underlying criminal activity that generates it. In essence, laundering enables criminal activity to continue. एक बात बताओ, मान लो हमने 2 नंबर का पैसा कमाया, ठीक है, वही अपने एग्जाम्पल में, और वो 2 नंबर का पैसा वहीं ब्लॉक हो गया, ठीक है। हमने यहाँ 2 नंबर का पैसा कमाया और ये पैसा हमने यहाँ भेजा, फिर यहीं ब्लॉक हो गया, ठीक है। यानी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। जब हम उस पैसे को यूज ही नहीं कर पा रहे कि हम दोबारा कभी करेंगे, व्हाट इज द यूज? हम उस पैसे, इंसान पैसा क्यों कमाता है? इसीलिए ना, हम चीजें खरीद सके, ऐश करें, मौज करें। हम ऐश ही नहीं कर पा रहे, हमारे पैसे तो स्विस बैंक ऐश कर रहा है। तो जब हम वो पैसा वापस ला ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया अगली बार करने का। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हम और करें, कि अच्छा ये बढ़िया तरीका है। आप खुद सोचिए ना, अगर हमें ये समझ में आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से ये बढ़िया तरीका है, बिना टैक्स दे हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ओके, आज की डेट पे क्या होता है, बिना टैक्स दिए हम नहीं कर सकते यूज, लेकिन बिना टैक्स दिए अगर हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा यार अगली बार फिर ऐसा किया जाए। तभी ये लाइन लिखी है, मनी लॉन्ड्रिंग इनेबल्स क्रिमिनल एक्टिविटी टू कंटिन्यू। अगर लॉन्ड्रिंग ना हो पाती तो शायद क्रिमिनल एक्टिविटी बंद हो जाती, लेकिन क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है। क्लियर? ओके,
प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, 3 स्टेजेस आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। पहला क्या होता है? प्लेसमेंट, दूसरा क्या होता है? लेयरिंग, और तीसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में हमने अपने पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड किया ताकि उसका सोर्स ना दिखे। लेयरिंग में हमने उसको एक ऐसी जगह भेज दिया, ठीक है, जहां पे लोगों की नजर ना पड़े। और इंटीग्रेशन में हम वो पैसा वापस से अपनी कंट्री ले आए। इन द इनिशियल और द प्लेसमेंट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द लॉन्डरर इंट्रोड्यूसेस his illegal profits into the financial system। प्लेसमेंट में उसने सबसे पहले क्या किया? अपने इलीगल सिस्टम को सबसे पहले वो बैंक में लाएगा। कैसे लाया? बैंक में अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड करके। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि इलीगल पैसे को बैंक में लाना था, अपने ही बैंक में जमा करा दिया पूरा? ये भी डर है मैं आपके साथ, क्योंकि आपको पता है इलीगल काम करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। लीगल से ज्यादा दिमाग आपको इलीगल काम में चाहिए। अब आपको मन हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, आपने कहा मैम ने समझाया था पहला ये होता है कि बैंक अकाउंट में जमा करना होता है, ये भूल गए, अलग अलग बैंक अकाउंट में गए और ऑनेस्टली अपने ही बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया। ठीक है, ये ना करना। तो ये कह रहे सबसे पहले हम अपने इलीगल प्रॉफिट्स को फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आते हैं, यानी बैंक में डलवाते हैं। कैसे? बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू लेस कॉन्स्पिक्यूअस स्मॉलर सम। बड़े अमाउंट को हमने छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया, that are then directly deposited into bank account। हमने वो कैश सीधा सीधा जमा करा दिया बैंक में। और by purchasing a series of monetary instruments and deposited into accounts at another location। तो जिसका जिसका जहां जहां बैंक अकाउंट था हमने उसमें सीधे जाके कैश जमा करा दिया। ये हमारा पहला स्टेज हो गया, प्लेसमेंट। नाउ आफ्टर द फंड्स एंटर द फाइनेंशियल सिस्टम, एक बार वो पैसा बैंक में आ गया, ओके, लेयरिंग टेक्स प्लेस। In this stage, launderer engages in a series of conversion or movement of funds to distance them from their source। बताओ ये क्या किया उसने? Distance them from their source मतलब बाहर भेज दिया पैसा, सोर्स से दूर भेजो। The funds might be channeled through purchase or sale of investment instrument, or the launderer might simply wire the funds through a series of account at various bank across the globe। यानी यहाँ जो अलग अलग पैसा था उसमें भी समझिए बाहर की कंट्री में भी एक बैंक में नहीं जमा कराया, बाहर की कंट्री में भी उसने 15-20 डमी लोग इकट्ठा करे और इनके अकाउंट से उन्हीं के अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट करा दिए। मतलब समझो, अगर स्विस बैंक जैसी कंट्री है, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री है, तो तुम पूरा पैसा एक बैंक अकाउंट में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो हम इसके लिए एक नॉर्मल कंट्री का यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे भी छुपाने का तरीका पता है क्या हुआ? वहां के भी हमने कई सारे बैंक अकाउंट को यूज किया और सबने छोटा छोटा अमाउंट डलवा दिया, 2-3 लाख 4 लाख। अब वहां की गवर्नमेंट की नजर उस पर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2-3 लाख का अमाउंट इज अ वेरी शॉर्ट अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो ये भी तरीका हो सकता है। अब क्या हुआ? बाहर पैसा चला गया। नाउ आफ्टर द सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रॉफिट्स थ्रू द फर्स्ट 2 phases ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द लॉन्डरर मूव्स देम इनटू इंटीग्रेशन। अब वक्त आया है उस पैसे को इंडिया में यूज करने का। ठीक है, इन दिस स्टेज द फंड्स री-एंटर द लेजिटिमेट इकोनॉमी। ये बताओ क्या हुआ? री-एंटर द लेजिटिमेट इकोनॉमी, वापस आ गए इंडिया, पैसा वापस आ गया। द लॉन्डरर माइट चूज टू इन्वेस्ट। अब इस पैसे से वो रियल एस्टेट लगाए, ज्वेलरी खरीद लिए, बिजनेस वेंचर में लगा ले, कहीं भी। अब बिजनेस वेंचर समझ गए, वही शेल कंपनी बना के इन्वेस्टमेंट लगा दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दिखा दिया या लोन के फॉर्म में दिखा दिया, और फिर उस कैश को विड्रॉ करके आराम से अपना ऐश किया। ठीक है, दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके 3 स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। एनी डाउट? सीख गए? आज करेंगे आज मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहले इतने फंड्स तो हो। आपने कहा हम 50 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके दिखाएंगे आज, है ना? 50 रुपए को आपने 10-10 रुपए करके 5 अकाउंटों में डाला, है ना? चलो, ये मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल है, हम लोग आई थिंक समझ गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट। मनी लॉन्ड्रिंग हमारे देश के लिए अच्छी है कि बुरी? मनी लॉन्ड्रिंग हमारे देश के लिए अच्छी है कि बुरी? अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग इंडिविजुअल इंसान के लिए अच्छी है कि बुरी? ये देखो, अच्छी है वैसे तो। ओके, हमारी कंट्री के लिए बुरी क्यों है ये समझो। मनी लॉन्ड्रिंग से, अब आप कह रहे मनी लॉन्ड्रिंग सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार को दिक्कत क्या है बताओ? टैक्स नहीं मिल रहा है। कमा तो तुम इतना रहे हो, समोसे तो तुम्हारे दिन भर बिकते रहते हो, हमारे पास कुछ आ नहीं रहा।
ठीक है, एग्जैक्टली सरकार को पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, देश चलाने के लिए। आप क्या कह रहे हो, आप कमा तो रहे हो 10 लाख, आप कहते हो अरे 1 लाख ही हो गया इस बार, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा, जब टैक्स नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमीज विद ग्रोइंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर बट इनएडिक्वेट कंट्रोल। कौन से देशों में मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा होगी, जहां रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है या वीक है? वीक है। हमने आपको बताया ना, अगर दूसरी कंट्री में भी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो मनी लॉन्ड्रिंग होए ना। ओके, इकोनॉमीज विद ग्रोइंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर बट इनएडिक्वेट कंट्रोल आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वही होती है एज अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सेंटर कंट्री विच इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइन। कह रहे हैं ऐसी कंट्री जहां एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स होते हैं। बताओ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स का मतलब क्या हुआ? जहां मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके। तो एक ऐसा देश जिसने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, वहां मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांसेस कम होंगे। द गैप इन नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटेक्टिंग सिस्टम, इसी गैप को तो लॉन्डरर ढूंढते हैं। एक बात बताओ, अगर दोनों देश में कोई रोक टोक ना हो तो हम अपना पैसा दूसरे देश भेजें ही क्यों? बात समझ में आई? हमारी देश कह रही कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मन हो टैक्स दो, मन हो टैक्स ना दो। ठीक है, तो हम क्यों भेजे बाहर, हम यही यूज कर लेंगे। और अगर दोनों देश स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए तो भी हम मनी लॉन्ड्रिंग ना करें। मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब एक जगह स्ट्रिक्ट हो, एक जगह लीनियंट हो, तभी तो हम यहाँ का पैसा उठा करके वहां भेजेंगे। तो ये कह रहे यही जो गैप है यही लॉन्डरर्स ढूंढते हैं। The gap in national anti-money laundering protecting system are exploited by the launderer who tend to move their network to countries and financial system with weak or ineffective countermeasure। बताओ लॉन्डरर कौन से देश ढूंढते हैं? ऐसे देश जहां का फाइनेंशियल सिस्टम वीक हो, इनइफेक्टिव हो। As with the damaged integrity and individual financial system, there is a damping effect on foreign direct investment। एक ऐसा देश जहां पर बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती हो, आपको क्या लगता है वहां एफडीआई आएगी कि नहीं आएगी? नहीं। फॉरेनर्स कहेंगे भैया तुम्हारे देश में इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हम ऐसे देश में पैसा नहीं लगाएंगे। तो अल्टीमेटली समझो ऐसे देश में सरकार को भी पैसा नहीं मिल पा रहा और जो बाहर वाले लगा रहे थे वो भी चले गए। तो इससे हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहिए। ठीक है, फाइन। इस चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लगेगी। ओके, अभी अगर आप ध्यान दें तो वी हैव नॉट स्टार्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी तो ये बता रहे मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, फिर ये बता रहे क्या क्या कनेक्शन है। ठीक है, फिर ये बताएंगे ग्लोबल इनिशिएटिव। बताओ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव क्यों लिए गए? क्योंकि हर कंट्री को इनिशिएटिव लेना पड़ा। एक कंट्री की इनिशिएटिव लेने से कुछ नहीं होता, मोदी जी के करने से कुछ नहीं होगा। तब मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी जब हर कंट्री में मोदी जी हो, है ना? हाँ, तो बेसिकली ना हो। अच्छा, ओके, सो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए जिसके ये पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते जाना। देखो इसके लिए कई कन्वेंशंस हुए। कन्वेंशन समझते हो? अग्रीमेंट्स वगैरह हुए, यूरोप काउंसिल हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव्स बने। अभी तक पीएमएलए शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद फिर हमारे देश ने कहा हम भी कुछ करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। इतने लोगों ने किया तो हमारे देश ने कहा हम भी कुछ करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और हम क्या करेंगे? एक्ट बना देंगे। सीएस वालों के कोर्स में बढ़ जाएगा एक चैप्टर, है ना? तो ये सब सोचने के बाद देखो हमारे देश ने क्या किया। देखो लिखा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंडियन इनिशिएटिव। हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, काम खत्म। ठीक है, अब एक्ट बन गया। अब पकड़ में आए ना आए, आपको क्या लगता है मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो गई इसके आने के बाद से? हाँ, रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एब्सोल्युटली रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बट रुकी थोड़ी है मनी लॉन्ड्रिंग, वो तो रही है। ओके, सो ये यहां से स्टार्ट होगा पीएमएलए। तो हम आपको जो बताना चाह रहे थे वो ये, यहां से आपको इस चैप्टर की लैंग्वेज इजी लगेगी क्योंकि इंडियन लॉ आ गया। ओके, इसके पहले ग्लोबल इनिशिएटिव है, इंडिया से बाहर आप सोच ही नहीं पाते हैं, तो फॉरेन की चीज वैसे ही घबराने लग जाते हैं आप। जैसे अभी देखिएगा फेमा पढ़ाएंगे, बच्चों की धड़कनें तेज हो जाती है फेमा में, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जैसे ही इंडिया के बाहर की बात, फॉरेन, डॉलर, बस दिमाग बंद। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो, जितना जितना हम आपको मार्क कराएंगे, ठीक है, उतना उतना मोर देन सफिशिएंट होगा। तो इस पैराग्राफ में फर्स्ट और अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना। हाँ, ये पढ़ रहे थे हम लोग इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट। इसी के सेकेंड पैराग्राफ में देखो लिखा हुआ है
यहां से मार्क करना, वन डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल बोरोइंग, मिल गया? कह रहे वन डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल बोरोइंग एंड लॉन्डर्ड फंड। ऑफिशियल बोरोइंग मींस जो एक नंबर का पैसा है और लॉन्डर्ड फंड है, उसमें कह रहे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, फॉर्मर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो ऑफिशियल बोरोइंग है, जो एक नंबर का पैसा, उसको सरकार कंट्रोल कर सकती है क्योंकि उसको पता है। लेकिन जो पैसा, आप ऐसे समझिए ना, जो इनकम आपने सरकार को दिखाई है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो पैसा आपने उनको दिखाया ही नहीं है वो उसकी कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। So one difference between official borrowing and laundered fund is that former can be controlled by the government, whereas the funds owned by the criminal escape the government's ability to control and regulate the economy. The possible social, economic and political effects of money laundering, if left unchecked, will ineffective or dealt with ineffectively are serious. अगर मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोका गया तो बहुत सीरियस चीज है, मार्क करो। Through the process of money laundering, organized crime can infiltrate financial institutions. Financial institutions वगैरह का सारा पैसा ड्रेन हो गया, सब कहाँ चला गया? मनी लॉन्ड्रिंग में। Acquire control of large sectors of economy or offer bribe to public officials and indeed government. Last line mark कर लो, thus economic and political influence of criminal organization can weaken the social fabric and ultimately the democratic institution of the society. तो अगर यही मनी लॉन्ड्रिंग होता रहा तो हमारी कंट्री में पैसा नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा और अल्टीमेटली हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो इफेक्ट हो जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंटली एग्जाम है आपका, ये भी ध्यान रखना है ना कि एग्जाम में आएगा चैप्टर। तो एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट बन गया आपका, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो समझा लेंगे, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट, जो ये पैराग्राफ है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो जो लाइन्स है, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा करके आप लिख सकते हैं। ओके, वही चीज है, अब वही रिपीटेड टॉपिक एक दो बार आएगा, व्हाट इज कनेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विद सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, इसको रीड कर लेना, वही सेम ही पॉइंट्स हैं। सोसाइटी से क्या होगा, और ये एक छोटा सा केस है, केस नाम का कुछ नहीं है इसमें, बस वही समझाया है। देखो, मदन लाल चौधरी, विजय मदन लाल चौधरी केस है, जिसमें देखो वही 3 स्टेजेस समझाए हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रोसेस पूछे ना, वेरी गुड, कर लो ऐसा, बढ़िया है, नंबर मिल जाएंगे। जब अगर पूछे ना प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो इस केस का रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, फाइन। वैसे तो वो कॉन्सेप्ट ही है, बट स्टिल दिखाओ एग्जामिनर को अगर आता है तो। ओके, तो इतना आप रीड कर लीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल इनिशिएटिव हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे क्योंकि मैं ऐसा लग रहा है बहुत कुछ समझ लिया आज आपने, है ना, आज आपको दुनिया की सच्चाई आपके सामने आ गई है। तो आई वांट कि, है ना, दोनों में हैवी हो गया, उसमें आपको एक एसआईपी का काम मिल गया, है ना, आप कहीं से 500 रुपए मारोगे, मतलब कहीं से बचाओगे, है ना, और इसमें इतना भयानक फ्रॉड समझ में आ गया, तो योर माइंड नीड्स रेस्ट, सो वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, थैंक यू। जितनी मजा बच्चों को कंपनी